मैं पढ़ाई के लिए घर छोड़कर शहर में गया था। वहाँ पर मेरे दूर के रिश्ते की मौसी और मौसाजी रहते थे। मैं भी उन्हीं के घर रहने लगा। मेरे मौसा बाहर विदेश में काम करते थे। घर में केवल मैं और मौसी ही रहते थे। मौसी 30 साल की होने के बावजूद भी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। मौसी की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं थी। मौसी और मेरी बहुत बनती थी। हम एक दूसरे से खुलकर बातें करते, मस्ती मजाक किया करते थे। मौसी मौसाजी के विदेश रहने की वजह से कुछ ज़्यादा ही उदास रहने लगी थी। फिर कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि मौसी तो दुल्हन की तरह रोज़ाना सज धज कर रहने लगी थी। मैं जब भी कॉलेज से वापस घर आता तो देखता कि मौसी नहा धोकर एकदम तैयार बैठी हुई होती थी। मौसी की नज़दीकियाँ अब मेरी तरफ बढ़ने लगी थीं। मुझे भी मौसी बहुत अच्छी लगती थी। वो अक्सर मुझसे हंसी मजाक करती और देर रात तक मेरे कमरे में बैठकर मुझसे खूब बातें किया करती थी। मौसा के सामने मौसी हमेशा साड़ी ही पहनकर रहती थी, लेकिन अब मौसी ज़्यादातर नाइटी में ही रहने लगी थी। मुझे मौसी के हाव भाव कुछ कुछ समझ में आने लगे थे। फिर अचानक एक रात मौसी सज धज कर मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुम्हारे मौसा मुझे आज तक वो सुख नहीं दे पाए जैसा मैंने सोचा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो खुशी तुम मुझे दे दो। मौसी की बात सुनकर तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मौसी के साथ, लेकिन फिर मेरे दिल में भी लड्डू फूटने लगे, क्योंकि मौसी मुझे बेहद पसंद थी। इसलिए मैंने मौसी को उस रात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र अभी 18 साल है। मैं एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे कुछ बनना था, जिसके लिए मुझे शहर में रहकर पढ़ाई करनी थी। ये बात मैंने अपनी माँ को बताई कि माँ, मुझे कुछ बनना है, इसलिए मुझे शहर में किराए का कमरा लेकर वहाँ रहना पड़ेगा। माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी। मेरी माँ ने पापा से इस बारे में बात की तो पापा ने मेरा एडमिशन शहर में ही करा दिया। जब मैंने अपने पापा को शहर में किराए का मकान लेकर वहीं पर रहने का बोला तो माँ ने कहा कि तुम्हारे दूर के रिश्ते के मौसा और मौसी भी उसी शहर में रहते हैं। वहाँ उनका अपना मकान है। अगर वो तुम्हें वहाँ रखने के लिए मान जाते हैं तो बेकार में किराया क्यों देना। जब पापा ने मौसा जी से फ़ोन करके बात की तो उन्होंने कहा राहुल को हमारे ही पास भेज दो, वो यहीं पर रहकर पढ़ाई करेगा। वैसे भी यहाँ पर इतने बड़े घर में उसकी मौसी अकेली ही रहती है। मैं तो वहाँ रहता ही नहीं हूँ। कभी महीने में तो कभी कभार सालों बाद ही घर आता हूँ। जब राहुल यहाँ रहेगा तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की देखभाल भी कर लेगा, जिससे मेरी भी टेंशन कम हो जाएगी। फिर मेरे माँ और पापा ने भी मुझे वहाँ रहने के लिए मंजूरी दे दी। अगले दिन ही मैंने गांव से अपना सामान पैक करके मौसा जी के यहाँ चला गया। मौसा जी ने मुझे अपने वहाँ का एड्रेस बता दिया था। मैं उसी एड्रेस पर पहुँच गया। मैं अपने दूर की मौसी और मौसा जी को पहली बार देखने वाला था। मैंने घर पहुंचकर बेल बजाया तो थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और सामने लगभग 30 साल की एक औरत खड़ी थी, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उन्हें देखकर तो नज़र हटाने का भी मन नहीं कर रहा था। कुछ देर तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। फिर मैंने अपना नाम बताया तो वो बोली, राहुल, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं तुम्हारे दूर के रिश्ते की मौसी हूँ। इससे पहले मैं अपनी मौसी से कभी नहीं मिला था, क्योंकि जब मेरी मौसी की शादी थी तो उस वक्त मेरी पढ़ाई के चलते मैं उनकी शादी में नहीं जा पाया था। हमारी ये पहली बार की मुलाकात मेरे दिल को ज़ख्मी कर गई थी, क्योंकि उनकी खूबसूरती ने मेरी आँखों को कुछ पल को देखने पर मजबूर किया था। जब मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया तब मेरा ध्यान भंग हुआ। मैंने मौसी से कहा, मैंने आपको पहली बार देखा है, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। तभी मौसी बोली, अब सारी बातें यहीं पर खड़े होकर करोगे या फिर अंदर भी चलोगे? फिर मैं अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करके मैंने मौसी से पूछा कि मौसा जी कहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बाज़ार गए हुए हैं, अभी आने ही वाले हैं। मौसी मेरे लिए चाय और नाश्ता बनाकर ले आई।
तो मैं चाय के साथ नाश्ता करने लगा कि तभी मौसा जी भी आ गए। मौसा जी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा, राहुल, तुम तो काफ़ी बड़े और स्मार्ट हो गए हो। बातें करते करते मौसा जी ने मुझे कहा, राहुल, तुमने यहाँ आकर बहुत ही अच्छा किया है। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम यहाँ रहकर आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, और हाँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी मौसी से कह देना। मैं अब आराम से वहाँ रहने लगा था। कुछ ही दिनों में मेरी और मौसी की अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। मेरी मौसी खूबसूरती के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी और हमेशा मेरे साथ मस्ती मजाक करती रहती थी। मेरे मौसा जी बाहर सऊदी में रहते थे। अभी वो कुछ दिनों की छुट्टी पर आए हुए थे। मेरी मौसी हर रोज़ तरह तरह के पकवान बनाती और हम सबको खिलाती। वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी, इसलिए भरपेट खा लिया करता था। एक दिन मेरी कोचिंग की छुट्टी थी और मैं घर में ही था। मेरे मौसा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। मौसी उस समय नहा रही थी। तभी उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, बोला कि मैं अपनी तौलिया बाहर ही भूल आई हूँ, ज़रा तुम मुझे दे दो। जब मैं तौलिया देने गया तो बाथरूम का गेट बंद था, तो मैंने उनको आवाज़ लगाई। मौसी ने थोड़ा सा गेट खोलकर हाथ अपना बाहर निकाला। जब मैं टॉवल उनको देने लगा तो ना चाहते हुए भी वो मुझे उस हालत में दिख गईं। उन्हें देखकर मेरे जज्बात भड़क उठे थे। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे करके मैं उन्हें तौलिया देकर वापस आ गया, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं क्या होने लगा था कि मैं सब कुछ भूल कर उनको देखे ही जा रहा था। यही सोचते सोचते मौसा जी भी घर आ गए और फिर हम सब उस दिन बाहर घूमने के लिए चले गए। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरते रहे कि मौसा जी का सऊदी जाने का वक्त आ गया। उन्होंने मुझसे कहा, राहुल, मैं तुम्हारी मौसी को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। अगले दिन 12 बजे मौसा जी सऊदी के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद से मौसी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया था। मैं उन्हें बहलाने की कोशिश करता। मौसी कहती, पता है राहुल, तुम्हारे मौसा जब साथ में होते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जब वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। ये कहते कहते मौसी रोने लगी। मैं उन्हें तसल्ली देने लगा कि आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर मौसी ने अपना सर मेरे कंधे पर रखकर रोने लगी और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, अब तो तुम ही मेरा सहारा हो। मौसी की ये बात मुझे समझ ही नहीं आई थी और अजीब भी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर उस दिन तो किसी तरह पूरा दिन कट गया। फिर अगले दिन सुबह सुबह मौसी नहा धोकर बाथरूम से निकली तो मैं हॉल में बैठा हुआ था। वो उस वक्त एक गाउन पहने हुए थी जिसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। वो उस समय किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैंने इस हाल में जब मौसी को देखा तो मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। मैं भी एक जवान लड़का था, मेरे अंदर भी कुछ अरमान थे, लेकिन वो मेरी मौसी थी, इसलिए मैंने अपनी नज़रें झुका ली और फ़ोन चलाने लगा। अब धीरे धीरे मैंने एक बात और नोटिस की थी। जब से मौसा जी गए थे तब से मौसी मुझसे खुलकर रहने लगी थी। वो रात को मेरे कमरे में आती और देर रात तक मुझसे मस्ती मजाक करती रहती। मैंने एक बात और नोटिस की थी कि जब से मौसा जी गए थे, मौसी आजकल बहुत ज़्यादा तैयार रहने लगी थी। मैं जब भी कॉलेज से आता तो मौसी हमेशा मुझे दुल्हन की तरह सजी हुई मिलती। मैं हर दिन सुबह 9 बजे अपने कॉलेज चला जाता था और वापस 3 बजे के बाद ही आता था। एक दिन जब मैं कॉलेज से आया तो वो सामने ही सोफे पर सोई हुई थी। वो सोते वक्त अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं दी थी। उनके कपड़े थोड़ा ऊपर की तरफ खिंच गए थे। ये देखकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मेरा मन उस तरफ बहकने लगा था, लेकिन हमारे बीच के रिश्ते थे जो बार बार हमें रोक रहे थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी तो वो उठ गईं। मैंने कहा, मौसी क्या बात है, आज तो आपको दिन में भी नींद आ रही है? तो वो बोली, नहीं, घर का काम करके मैं थोड़ा थक गई थी। जब मैं सोफे पर बैठी तो पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मौसी अब मुझसे कॉलेज के बारे में बातें करने लगी थी।
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मौसी से थोड़ा खुलकर बात करूं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर झिझक होती थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत की और उनसे कहा, आप सोती हुई कितनी प्यारी लगती हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। मौसी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो कहने लगी, ऐसे कैसे, तुम्हें क्या नज़र आया उस वक्त जो मैं तुम्हें बच्चे की तरह लग रही थी? उस वक्त तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। मुझे लगा शायद मेरी कोई बात मौसी को बुरी न लग जाए। एक दिन ऐसे ही मैं और मौसी बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो वो बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछ लिया, मौसी आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। मेरी बात सुनकर मौसी एकदम से मायूस हो गई और कहने लगी, राहुल क्या करूं, यही दुख है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं और तुम्हारे मौसा दोनों ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरी रिपोर्ट तो ठीक है, पर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे मौसा के अंदर कोई कमी है, जिसकी वजह से वो कभी भी बाप नहीं बन सकते। ये कहते हुए मौसी की आंखों से आंसू आ गए। ये सुनकर तो मुझे भी थोड़ा बहुत दुख हुआ था। मैंने मौसी को थोड़ी तसल्ली दी और चुप कराया। फिर उनको एक गिलास पानी लाकर दिया। वो पानी पीकर थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी थी। उसके बाद से मैं मौसी को कभी अकेला महसूस नहीं होने देता था। अब धीरे धीरे हमारी नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं। एक रात मैं अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। उस वक्त मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग पर उनका वो दृश्य और उनका दुख दोनों ही हावी हो रहे थे। उसी वक्त मौसी मेरे पास आ गईं और कहने लगी, राहुल तुम सो गए हो क्या? मैं उनकी आवाज़ से उठकर बैठ गया और पूछा कि मौसी क्या बात है, आप यहाँ इस वक्त, सब ठीक तो है ना? उस वक्त उनकी आंखों में एक अलग ही नशा दिखाई दे रहा था। मैं समझ चुका था कि मौसी मुझसे क्या चाहती है, वो इस वक्त मेरे पास क्यों आई है। वो बोली, राहुल तुम्हें पता है, तुम्हारे मौसा कई कई महीने और कभी कभी तो सालों तक मुझसे दूर रहते हैं। मैंने तुम्हारे मौसा के साथ इसलिए शादी की थी कि मुझे लगा था वो मुझे हर खुशी देंगे जो शादी के बाद हर पत्नी अपने पति से चाहती है। उन्होंने मुझे दौलत, शोहरत सब कुछ दिया, लेकिन मुझे एक औलाद का सुख नहीं दे पाए। मैं चुपचाप उनकी बात को सुन रहा था। मैं सोचने लगा आखिर मौसी कहना क्या चाहती है। फिर वो सीधे ही आगे बोली कि राहुल क्या तुम मुझे वो सुख दे सकते हो जो मैं चाहती हूँ? ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया कि मौसी ये सब क्या कह रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे मैं उनको क्या जवाब दूँ। अगर ये सब मौसा जी को पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने मौसी से कहा कि ये आप क्या कह रही हैं, आपको पता भी है? उन्होंने कहा, मुझे सब पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, मेरा दुख सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जैसे मैं एक औलाद के लिए तरस रही हूँ, अगर मुझे औलाद होती तो शायद ये कदम मैं कभी ना उठाती, लेकिन जब तुम्हारे मौसा इस काबिल ही नहीं हैं, तो मैं जीवन भर बिना औलाद के कैसे रह सकती हूँ। उनका इस तरह से मायूस होना बार बार मेरे दिल को छलनी कर रहा था, लेकिन रिश्तों की मर्यादा बीच में आड़े आ रही थी। मौसी का इस तरह से रोना, गिड़गिड़ाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी मैं एक जवान और खूबसूरत लड़का था। मैं भी अपने अरमानों को कब तक रोक कर रख सकता था। मैंने मौसी का हाथ पकड़ लिया और उनको अपनी सहमति दे दी। ये सुनकर मौसी मेरी बाहों में लिपट गई और मैंने भी उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह जब मौसी उठी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, अगर मौसा जी को इस बारे में पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जहाँ एक तरफ मैं खुश था तो दूसरी तरफ चिंता भी थी। अब तो मौसी हर रोज़ आधी रात को मेरे पास आ जाती। शायद मैं भी अब उनका आदी हो चुका था। ऐसे ही हम दोनों को 1 महीना गुजर गया। फिर एक दिन अचानक मौसी की तबीयत बिगड़ गई। मैं मौसी को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद जो बताया, उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि वो माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर मौसी के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि शायद इतनी खुशी इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं मौसी को लेकर घर आ गया। घर आने के बाद मौसी कहने लगी कि आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसकी मुझे बरसों से उम्मीद थी।
उस वक्त भी मेरे चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। मैं अपने सर को पकड़कर सोफे पर बैठा हुआ था। मौसी मुझे चिंता में देखकर पूछने लगी, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मौसी ये सब ठीक नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब ये बात मौसा जी को पता चलेगी तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। वो तो आपको भी यही समझेंगे कि उनकी पत्नी उनके पीठ पीछे गैर मर्द के साथ रातें गुजारती थी। ये सब सुनकर मौसी बोली कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं वो बात तुम्हें नहीं बताऊंगी तो तुम ऐसे ही परेशान रहोगे। मौसी ने जो बात मुझे बताई वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरे तो कदमों तले ज़मीन ही निकल गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम यहाँ आने वाले थे उससे 4-5 दिन पहले ही हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास से आए थे। जब तुम्हारे मौसा को उनकी कमी के बारे में पता चला तो वो बहुत उदास हो गए थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम दोनों की किस्मत में औलाद का सुख नहीं लिखा है तो हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जब तुम्हारे मौसा मेरी हालत को देखते तो उनको बहुत रोना आता था और उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही तुम्हारे मौसा बोले कि नहीं, अगर हम किसी के बच्चे को गोद लेते हैं और आगे जाकर जब उसे इस बात का पता चल गया कि हम उसके सगे माँ बाप नहीं हैं तो उस वक्त उससे ज़्यादा दुख हमें सहना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में सगी औलाद भी अपने माँ बाप की नहीं होती, तो फिर वो कैसे हो सकता है। उसके अगले ही दिन हमें पता चला कि तुम यहाँ आकर पढ़ाई करना चाहते हो। उसी रात तुम्हारे मौसा ने एक फ़ैसला लिया जिसे सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि राहुल अब बड़ा हो गया है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके आने के बाद तुम उससे नज़दीकियाँ बढ़ाओ, उससे प्यार मोहब्बत से समझाकर बताओ कि वो तुम्हारी सूनी गोद को भर दे। जब मैंने इस बारे में उनको मना किया तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूँगा। फिर मैंने सोचा कि इस दुनिया में एक बांझ कहलाने से अच्छा है कि मैं उनकी बात मान लूँ। उस दिन जब तुम आए तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि तुम देखने में बेहद सुंदर थे और मेरा बच्चा भी तुम्हारे ही जैसा होगा, ऐसा ही ख्याल मेरे मन में आने लगा था। फिर मौसी मुझसे मिन्नतें करने लगी कि तुम ये राज राज ही रखोगे। मैंने भावुक होकर उनसे वादा कर दिया कि ये हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा। मौसी ने ये बात मौसा जी को फ़ोन करके बता दी कि वो माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर तो मौसा जी बहुत खुश हो गए, पर धीरे धीरे समय निकलता गया और 9 महीने के बाद मौसी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। फिर मौसा जी कुछ दिनों के बाद ही सऊदी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ही घर पर आकर काम करने लगे थे। मौसी और मौसा ने हाथ जोड़कर मुझसे मिन्नतें की कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं अपने घर वापस चला गया और वो राज मैंने अपने दिल में ही हमेशा के लिए दफन कर दिया था। लेकिन कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाऊं, उससे जाकर मिलूं, उसे प्यार करूं, लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था, क्योंकि मैंने मौसी और मौसा से वादा किया था। शादी के बाद औलाद एक ऐसा मसला बन जाती है कि जब किसी औरत को बहुत दिनों तक कोई औलाद ना हो तो वो उसके खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। बिना औलाद के समाज में औरतों को बांझ का दर्जा दे दिया जाता है, जो कि एक औरत के लिए एक सांप के जहर के समान होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।